हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले का पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉयल एंड सोइंग का फर्स्ट टूल पढ़ा चुकी हूँ और आज हम इसके आगे से पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए। चलो आज इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सीड ड्रिल। नाउ डे द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। जो आजकल है उसको बीज को बोने के लिए सीड ड्रिल का भी यूज किया जाता है, जिसको ट्रैक्टर के हेल्प से चलाया जाता है। और यहाँ पर सीड ड्रिल की जो पिक्चर है वो दिखा रखे कि सीड ड्रिल इस तरह का होता है और ये सारे इन सबसे बीजों को बोया जाता है और यहाँ से बीज डाले जाते हैं और एक ट्रैक्टर के हेल्प से चलाया जाता है। दिस टूल shows the seeds uniformly at proper distances and depth। और ये टूल जो बीज को बोता है उनके बीज में प्रॉपर डिस्टेंस, उनकी बीज की दूरी प्रॉपर रहती है और उनकी गहराई भी सही रहती है, न वो ज़्यादा गहरे जाते हैं न ही ऊपर रहते हैं। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और इस सीड ड्रिल का यूज़ करने से हमारे जो बीज होते हैं वो कवर अप हो जाते हैं, मिट्टी से वो ढक जाते हैं। बीज बोने के बाद जब हम बीज की पूरी तरह से बुआई कर लेते हैं उसके बाद हमारे बीज पूरी तरह से कवर अप हो जाते हैं। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय द बर्ड्स। और इससे क्या होता है, जब हमारे बीज पूरी तरह से ढक जाएंगे, मिट्टी की उसके ऊपर रह जाएगी, तो प्रिवेंट्स का भी नहीं होता रोकथाम। तो उससे जो हमारे बर्ड्स बीजों को डैमेज करते हैं तो उन चीज़ों से भी बीजों को बचाया जा सकता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और जो हमारे सीड ड्रिल का हम यूज़ करते हैं तो उससे हमें और क्या फ़ायदा होता है, उससे हमारा समय और जो मेहनत होती है वो भी बच जाती है। तो यहाँ पर फिर बूझो पूछ रहा है, देयर इज अ नर्सरी इन माई स्कूल। मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वीआर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। वहाँ पर मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक नर्सरी में छोटे से बैगों में प्लांट को रखे हुए हैं। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। और उन बैगों में वो प्लांट उस तरह से क्यों रखे हुए हैं, ये बूझो क्वेश्चनिंग कर रहा है। अब यहाँ पर पहली बता रही है, seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery। जो सीड होते हैं जैसे कि पैडी होते हैं, इनको पहले नर्सरी में बोया जाता है, एक खेत में इनको ग्रोन किया जाता है, बोया जाता है। when they grow into plantlets। और जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, प्लांट बन जाते हैं, they are transplanted in the field manually। और उनको फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है, दूसरे खेतों में उनको बोया जाता है। जैसे धान की फसल को आपने देखा होगा, रोपाई लगाई जाती है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन नर्सरी। कुछ अब पहली बता रही है कि कुछ जो फॉरेस्ट प्लांट हैं और जो कुछ फ्लावर हैं उनको भी नर्सरी में बोया जाता है। An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants। तो क्या होता है, जब हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं, ओवर क्राउडिंग का मीनिंग होता है घना, बहुत ज़्यादा जो घने हो जाते हैं प्लांट, उससे भी एक इसकी सीड बोने से इससे भी ये फ़ायदा होता है। एप्रोप्रिएट का मीनिंग होता है पर्याप्त मात्रा में। जो इससे क्या होता है, अगर हमारे उनकी बीज की दूरी पर्याप्त मात्रा में रहती है और उससे अगर बीज की दूरी प्रॉपर रहेगी, सही मात्रा में रहेगी, तो जो हमारे प्लांट्स होंगे वो ओवर क्राउडिंग नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा घने नहीं होंगे। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट। इससे क्या होता है, जिससे हमारे प्लांट को क्या मिलता है, सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स फ्रॉम द सॉयल। तो इससे हमें सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और पानी जो होता है सॉयल से प्लांट को मिलता है। अगर प्लांट कम होंगी तो जो सॉयल में से जो भी ये न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, वाटर होगा, ये प्लांट को सही तरीके से मिलेगा। समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ प्लांट को रिमूव करने पड़ते हैं ताकि हम ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट कर सकें, उनको रोक सकें। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉयल
in the form of the nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। अब जो सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, सॉइल में ऐड करते हैं, और किस रूप में, न्यूट्रिएंट के रूप में सॉइल में ऐड करते हैं। और क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे प्लांट हैं वो कैसे हों, हेल्दी हों। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम मिनरल और फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर फिर बूझो क्वेश्चनिंग कर रहा है, देखते हैं क्या बोलता है। आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, मैंने क्या देखा, मैंने एक हेल्दी क्रॉप देखे एक फार्म में। इन द नेबरिंग फार्म, और बगल के खेत में। ये द प्लांट्स वर वीक, जो प्लांट थे वो बहुत वीक थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर, ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांटों से अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर पूजो क्वेश्चनिंग कर रहा है, देखते हैं इसका आंसर नीचे क्या लिखा हुआ है। सॉयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप्स, जो सॉयल होती है यही हमारे क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। अगर हमारी सॉयल अच्छी होगी तो हमारे प्लांट अच्छे होंगे। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए इसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इन सर्टन एरिया, और कुछ एरियो में जो फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, एक ही खेत में एक फसल के बाद दूसरी फसल को फार्मर ग्रो करता है। द फील्ड एज नेबर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड फॉलो, और खेत को क्या कभी भी अनकल्टिवेट और फॉलो नहीं छोड़ा जाता, यानी खेत को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता, उसमें क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स, आप कल्पना करो न्यूट्रिएंट के साथ क्या होता है, न्यूट्रिएंट का क्या होता है। अगर बार बार हम क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो हमारी सॉइल का न्यूट्रिएंट जो होता है वो कम हो जाता है। कंटिन्यूअस ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टन न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है, जब कंटिन्यूअसली लगातार हम फसल को ग्रो करेंगे, फसल को उगाएंगे, तो ये हमारे जो सॉइल है उसमें क्या कर देगा, उसके कुछ न्यूट्रिएंट को ये कम कर देगा। देयरफॉर, इसलिए फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। तो फार्मर क्या करता है, कुछ मैन्योर को खेत में जो फील्ड है उसमें ऐड करता है, ताकि क्यों ऐड करता है, ताकि जो हमारी सॉइल दोबारा से, हमारी मिट्टी जो है, रिप्लेनिश का मीनिंग होता है दोबारा से, अगेन हमारी मिट्टी में क्या आ जाएगा, न्यूट्रिएंट आ जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इसी प्रोसेस, इसी प्रक्रिया को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशेंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन अ वीक प्लांट, अगर यही मैन्योर इम्प्रॉपर हो, प्रॉपर मात्रा में नहीं हो, और इनसफिशेंट और पर्याप्त मात्रा में नहीं हो, सही मात्रा में नहीं हो और पर्याप्त मात्रा में नहीं हो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो हमारी फसल होगी, जो हमारे प्लांट्स होंगे वो वीक होंगे, वो कमज़ोर होंगे। इसलिए बूझो ने देखा कि एक खेत में प्लांट हमारे अच्छे थे, एक खेत में हमारे प्लांट वीक थे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। अब जो ये मैन्योर है ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक यानी नेचुरल है, जो हमें कहाँ से मिलता है, जो हमारे प्लांट हैं और एनिमल वेस्ट हैं इनके डिकम्पोजिशन से, इनके सड़ने से मिल जाता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस, जो किसान है वो क्या करता है, पिट्स मीन्स होता है गड्ढे, और गड्ढों में, डंप मीन्स होता है फेंकना, वो प्लांट को और एनिमल वेस्ट को एक खुले गड्ढों में फेंक देते हैं। एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, और उसे छोड़ देते हैं किसके लिए, सड़ने के लिए। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम मैक्रो ऑर्गेनिज्म, और एक डिकम्पोज किसके द्वारा होता है, कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, जैसे अर्थवॉर्म हो गया। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और यही जो डिकम्पोज्ड है, जो इस हमारे काव डंक और प्लांट, डेड प्लांट, इन सब से जो हमारा डिकम्पोज्ड बनता है उसी को हम मैन्योर ऑर्गेनिक के रूप में अपने खेतों में यूज़ करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट
वर्मी कंपोजिटिंग इन क्लास 6। और तुमने पहले भी पढ़ा है कि क्लास 6 में वर्मिंग कंपोजिटिंग क्या होता है, जो हमारे किचन वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स और भी चीज़ें होती हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, एक गड्ढा, एक पीट बना के उसमें सब कुछ डाल के उसके ऊपर से जो सॉइल है उससे कवर अप कर देते हैं। आफ्टर सम डेज क्या करते हैं, उसको फिर देखते हैं उसमें क्या बन जाता है, मैन्योर तैयार हो जाता है, और उसी को फिर अपने प्लांटों में तुम डाल सकते हो। इस तरह से वर्मिंग कंपोजिटिंग बनता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, चलो पढ़ते हैं इस एक्टिविटी में क्या है। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम। क्या करो, मूंग या चने की सीड्स को ले लो और उनको जर्मिनेट कर दो। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग आउट ऑफ देम। और उनमें से 3 इक्वल सीडलिंग यानी जो अंकुरित बीज है, सीडलिंग मीन्स होता है अंकुरित, वो अंकुरित बीजों को फाइंड आउट कर लो। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेज और सिमिलर वेसल्स। आप क्या करो, 3 खाली गिलास ले लो या सिमिलर वेसल ले लो, सेम साइज के वेसल ले लो। मार्क दैम ABC और उसमें ABC लिख लो। 2 ग्लास A एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्सड विथ अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। अब ग्लास A में क्या करो, आप थोड़ा सा उसमें सॉयल डाल दो और उसमें काउ डंग को उसमें क्या कर दो, मिक्स कर दो। थोड़ा सा काउ डंग मिला के उसको मिक्स कर दो। काउ डंग मीन्स हो गया गोबर, उसमें गोबर मिला के मिक्स कर दो। इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्सड विद द लिटिल यूरिया। अब ग्लास B में क्या करो, सेम अमाउंट का आप सॉयल डालो, सेम उसी अमाउंट का आप मिट्टी उसमें डालो और उसके साथ साथ में थोड़ा सा यूरिया डाल दो। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल इन ग्लास C और सेम अमाउंट ऑफ सॉयल ग्लास C में भी आप उसमें भी डाल दो विदाउट एडिंग एनीथिंग। अब उसमें कुछ भी ऐड मत करो, जैसे ग्लास A में आप काउ डंग उसमें ऐड करा और ग्लास B में यूरिया, तो ग्लास C में आपको कुछ नहीं करना, केवल सॉयल उसमें ऐड करना है। नाउ फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम। अब उनमें क्या करो, हर गिलास में सेम अमाउंट का आप वाटर भी उसमें ऐड कर दो और उन अंकुरित बीजों को उन गिलासों में लगा दो। कीप दैम इन अ सेफ प्लेस और उनको सुरक्षित जगह पर रख दो। एंड वाटर दैम डेली और उनमें रोजाना पानी डालो, डेली पानी डालो उनमें। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। और 7 और 10 दिन के बाद उसमें आप देखोगे उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करो। यहाँ पर बच्चियाँ देखो, इसमें इस एक्टिविटी को करते हुए दिखा रखे, यहाँ पर गिलासें दिखा रखी है ABC और तीनों गिलासों में जो प्लांट है उन्होंने लगा रखे हैं। उन प्लांटों की जो साइज है वो अलग अलग है। यहाँ पर लिख भी ग्रोइंग सीडलिंग विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। डिड ऑल प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेज ग्रो एट द सेम पेस। सेम पेस का मीनिंग होता है सेम तरह के। क्या सभी गिलासों में जो प्लांट ग्रोथ हो रहे हैं वो सभी सेम साइज के, सेम तरह के? नहीं, उनका साइज भी डिफरेंट होगा। विच गिलास, कौन सी गिलास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कौन सी गिलास दिखा रही है कि उसमें जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी है। इन विच गिलास वॉज ग्रोथ फास्टर, और कौन सी गिलास दिखा रही है कि उस गिलास के प्लांट की जो ग्रोथ है फास्टर है। और जिसमें हमने फर्टिलाइजर यूरिया उसमें ऐड किया था उस गिलास के प्लांट की ग्रोथ सबसे अच्छी होगी। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब जो फर्टिलाइजर होते हैं ये केमिकल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, एक विशेष न्यूट्रिएंट में, इनमें एक विशेष न्यूट्रिएंट होता है, विशेष न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है इनमें। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, और ये मैन्योर से कैसे अलग होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर जो होते हैं फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है फर्टिलाइजर के। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फेरस, पोटेशियम, ये सारे क्या है फर्टिलाइजर के कुछ एग्जाम्पल हैं। द यूज ऑफ
fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. अब क्या करते हैं, ये फर्टिलाइज़र जो होते हैं फार्मर की हेल्प करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो फसल होती है उनको अच्छा बनाने में। और क्या, और कौन सी फसल, किस तरह की फसल है, जैसे कि गेहूं हो गए, धान हो गए, मक्का हो गए, ये फसलों को अच्छा बनाने में और भी अच्छी इनकी ग्रोथ हो और भी अच्छे अमाउंट में ये ग्रो करे, इस हिसाब से वो फर्टिलाइज़र किसान की हेल्प करती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉयल लेस फर्टाइल। लेकिन क्या होता है, इसके साथ ही एक्सेसिव का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा। अगर तुम फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये सॉयल को लेस फर्टाइल बना देंगे, यानी कम उपजाऊ कर देंगे, उनकी उर्वरकता शक्ति को कम कर देंगे। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और इसके साथ साथ क्या है, फर्टिलाइज़र जो होता है ये हमारे वाटर पोल्यूशन का भी एक स्रोत होता है, इससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। अब इस हमारी अपनी जो सॉयल की फर्टिलिटी, उसकी उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे सॉयल फर्टिलाइज़र हो, उपजाऊ हो, इसके लिए क्या करना है, फर्टिलाइज़र की जगह पर ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना है। और या लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। और या तो फिर ये कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है ये कि हम जब भी खेतों में कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो दो क्रॉप्सों के बीच में थोड़ा सा क्या करें, उसे खाली खेतों को खाली छोड़ दें, उनको बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रखें। एक फसल बोने के बाद सम टाइम के लिए तुम क्या करोगे, खेत को वैसे ही छोड़ दोगे। आफ्टर सम टाइम तो यू कैन ग्रो नेक्स्ट क्रॉप्स। ओके, द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉयल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अब क्या करता है, मैन्योर क्या करता है, सॉयल को, उसकी टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, और उसमें जो वाटर को रिटेनिंग यानी वाटर को रोके रखने की जो क्षमता होती है उसको भी वो बढ़ाता है। इट रिप्लेनिशेज द सॉयल विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। और इससे क्या हो जाता है, सॉयल में सारे न्यूट्रिएंट्स दोबारा आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉयल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब दूसरा मेथड ये है, इसमें सॉयल को दोबारा से न्यूट्रिएंट लाने के लिए क्रॉप का रोटेशन का मीनिंग होता है, एक क्रॉप के बाद जब तुम दूसरी क्रॉप को ग्रो करोगे तो क्रॉप से क्या होगी, डिफरेंट टाइप की होगी। अगर तुम धान की फसल, पैडी की फसल ग्रो करते हो, आफ्टर दैट यू ग्रो कौन सी फसल करोगे, गेहूं की, वीट की फसल को, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट काइंड्स क्रॉप को ग्रो करना है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अब क्या होता है, इस तरह से क्या हो जाएगा, अलग अलग तरह की क्रॉप्स को आप ग्रो करोगे। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूमस एज फोल्डर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। क्या करते थे, पहले जो नॉर्थन के फार्मर थे वो क्या करते थे, लेग्यूमस का मीनिंग होता है दालों की फसल, एक सीजन में दालों की फसल को ग्रो करते थे और उसके नेक्स्ट सीजन में वो गेहूं की फसल को उगाते थे। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉयल विथ नाइट्रोजन। और जब हम एक क्रॉप्स को बोते हैं उसके बाद दूसरी क्रॉप्स को बोते हैं, रोटेशन करते हैं, तो इस तरह से जो हमारी ये किस में हेल्प करता है, अगर हमारे सॉयल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो ये सॉयल को क्या करता है, रिप्लेनिशमेंट का मीनिंग होता है दोबारा से उसमें वो चीज़ें हो जाना, तो हमारे सॉयल में दोबारा से नाइट्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। फार्मर्स आर बीइंग इंक्रीज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और इंक्रीज्ड का मीनिंग होता है प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। तो जो किसान हैं उनको इस तरह की खेती करने के लिए इंक्रीज किया जाता है। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरियाज। तुमने पहले की क्लासों में, इससे पहले की क्लास में पढ़ा है राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में।
दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूडल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं ये लेगुमिनियस प्लांट की रूट्स में होते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से भी नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं, उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर टेबल दे रखा है, इसमें दे रखा है डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मिनरल। मिनरल और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंसेस दे रखे हैं, फर्टिलाइजर एंड मिनरल। नंबर 1, फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अब फर्टिलाइजर क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ये ऑर्गेनिक नहीं होता है। मिनरल इज नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues। अब जो ये मैन्यूअर है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये जो है जो जानवरों के गोबर से, कैटल डंग में से होता है जानवर का गोबर, ह्यूमन वेस्ट से और प्लांट वेस्टों के डिकम्पोजिशन से मिलता है। नंबर 2 हो गया फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। और फर्टिलाइजर को कहाँ पर तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों में। मैन्यूअर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। और मैन्यूअर को कहाँ पर तैयार किया जा सकता है, खेतों में। नंबर 3 है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। और जो फर्टिलाइजर होता है वो किसी भी तरह का ह्यूमस को सॉइल में प्रोवाइड नहीं करता, सॉइल में किसी भी तरह के ह्यूमस को नहीं देता है। वो अगर किसी भी प्लांट को, किसी भी क्रॉप्स को अगर किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो ये फर्टिलाइज़र उस चीज़ की कमी को, उसी अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उसमें नाइट्रोजन किसान क्या करता है, अपनी फसल में नाइट्रोजन डाल देता है और उस डायरेक्टली वो प्लांट उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैन्यूअर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। और मैन्यूअर क्या करता है, वो बहुत सारा ह्यूमस सॉइल में प्रोवाइड करता है, सॉइल को प्रोवाइड करता है, सॉइल में देता है बहुत सारे ह्यूमस को। नंबर 4 है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब क्या होता है, जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं ये प्लांटों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट, विशेष तरह का इसमें न्यूट्रिएंट रहता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर नाइट्रोजन की कमी है तो हम नाइट्रोजन उसमें ऐड कर देते हैं, फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस, पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम। और इससे क्या होता है, अगर नाइट्रोजन है तो उसमें नाइट्रोजन ही नहीं होगा तो नाइट्रोजन तो वो प्लांटों की नाइट्रोजन की कमी को पूरी कर देगा। मैन्योर इज द रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। और जबकि जो मैन्योर होता है इसमें सारे न्यूट्रिएंट तो होते हैं लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होते हैं। एडवांटेजेज ऑफ मैन्योर। और मैन्योर के क्या बेनिफिट हैं, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। और जो मैन्योर है उसको फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि नंबर 1 है फर्स्ट पॉइंट, इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इनहेंस इसका मीनिंग होता है बढ़ जाना। तो क्या होता है, अगर मिनरल को सॉइल में डालते हैं तो सॉइल की जो पानी को होल्ड करने की, पानी को रोकने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजली। अब क्या होता है, जैसे मिनरल अगर हम खेतों में डालते हैं तो उसमें बहुत सारे माइक्रोवेव इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है और वो क्या करते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए, तो वो क्या करते हैं, पोरस कर देते हैं किसमें, सॉइल में छोटे छोटे छेद कर देते हैं जिससे आसानी से जो गैसेज हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोवेव। और क्या होता है, जो किसानों के अच्छे माइक्रोवेव जो होते हैं जो फसल को अच्छी करने में, उसकी ग्रोथ को हेल्दी बनाने में जो हेल्प करते हैं वो माइक्रोवेव वहाँ पर इंक्रीज होने लग जाते हैं। जैसे अर्थवर्म हो गया, छोटे और भी सारे इंसेक्ट हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये क्या करता है, इम्प्रूव बढ़ा देता है सॉइल के टेक्सचर को, यानी सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा देता है, सॉइल की क्वालिटी बढ़ा देता है जो हमारे क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन का मीनिंग होता है सिंचाई।
ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। जो सभी लिविंग बीइंग हैं उनको जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। अब क्या होता है, अगर किसी भी तरह से, अगर फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया या सीड ऑफ प्लांट हो गया, इनको अगर प्रॉपर ग्रोथ करनी है और इनका प्रॉपर विकास करना है तो हमें वाटर क्या उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स, और वाटर को अब्जॉर्ब किसके द्वारा किया जाता है? जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के द्वारा किया जाता है। along with water, minerals and fertilizers are also absorbed। अब जो पानी, जब जो उसकी जड़ें होती हैं, प्लांट की रूट्स होती हैं, वो वाटर को अब्जॉर्ब करती है, तो उसके साथ साथ वो सॉइल में मिले हुए पानी में जो मिल जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को और उसी फर्टिलाइजर को भी वो अवशोषित कर लेता है, यानी अब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, और प्लांट कितने परसेंट वाटर को कंटेन कर लेता है? 90% वाटर को। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। और वाटर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसेंशियल का मीनिंग होता है ज़रूरी होना, क्योंकि जो जर्मिनेशन है सीड, अगर पानी से उसे नहीं भिगाएंगे, पानी उसमें नहीं डालेंगे तो जो सीड्स है वो जर्मिनेशन नहीं होगा, उसमें अंकुरित नहीं होगा, और जब वो ड्राई होंगे, ड्राई कंडीशन में, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रो तो प्लांट नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए पानी ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू, और जो न्यूट्रिएंट होता है, जो पानी में घुला हुआ न्यूट्रिएंट होता है, वो कहाँ पर उसको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के हर पार्ट में, यानी जो पानी में घुला हुआ न्यूट्रिएंट होता है वो प्लांट के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हर पार्ट में पहुंचाया जाता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। अब क्या होता है, वाटर क्या करता है? क्रॉप्स को बचाता है। किससे बचाता है? फ्रोस्ट का मीनिंग होता है ठंडी, ठंडी और गर्म हवाओं से भी वाटर जो होता है क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है, उससे बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। अब क्या करता है, और ये भी मेंटेन करता है कि जो हमारे क्रॉप्स हैं उसमें क्या बना रहे, उस सॉइल में हमारा क्या बना रहे? मॉइस्चर बना रहे, जिसमें हमारा सॉइल है उसमें नमी बनी रहे, जिससे हमारी क्रॉप क्या होगी? हेल्थी ग्रोथ होगी। फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, और जो खेत हैं उनमें भी रेगुलरली उसमें क्या करना है? पानी डालते रहना है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, और जो पानी का सप्लाई होता है, यानी खेतों में, क्रॉप्स में जो पानी डाला जाता है अलग अलग समय पर, उसी को क्या बोलते हैं? इरिगेशन, उसी को सिंचाई बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और जो टाइम भी होता है और जो उसकी मात्रा होती है, पानी की मात्रा, तो वो अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग होता है। सॉयल टू सॉयल, क्रॉप टू क्रॉप, और सॉयल टू सॉयल। अगर सॉयल में पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, सॉइल में इतनी कैपेसिटी, वो पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड करता है, ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसमें कम इरिगेशन की ज़रूरत होती है। अगर वो ड्राई है खेत तो उसमें ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है। तो ये बोलता है कि क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप के अनुसार, जैसे पैडी की फसल के लिए हमें ज़्यादा पानी चाहिए, बीट की फसल के लिए हमें कम पानी चाहिए, एंड सीजन टू सीजन। और जो मौसम होता है, अगर गर्मियों का मौसम है तो हमें पानी ज़्यादा चाहिए, अगर बारिश का मौसम है तो पानी कम चाहिए। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हाई, और जो समर के सीजन में है उसमें वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ द इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल एंड द लीव्स। और ये क्या बोला? ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इवोपोरेशन है वाटर का सॉयल और लीव्स में, ये क्या होता है? गर्मियों में ज़्यादा होता है। क्या ये इसलिए है? अब यहाँ पर बूझो कह रहा है,
आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। इस साल मैं बहुत ही सावधान हूँ जो प्लांट है उसमें पानी डालने के लिए। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। पिछले साल क्या हुआ था, उसने पानी नहीं डाला अपने प्लांटों में तो वो क्या हो गए थे, सूख गए थे और वो मुरझा गए थे और ख़त्म हो गए थे। तो नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्स, क्या क्या सोर्स है इरिगेशन के। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम एंड कैनल्स। ये सारे जो इरिगेशन सिंचाई के स्रोत हैं ये सारे इन सब से सिंचाई की जाती है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जो ट्रेडिशनल मेथड है यानी जो पुराने समय से चला आ रहा है सिंचाई करने का, वो मेथड है द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक और कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रिलीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। अब बोल रहा है कि जो इरिगेशन है, जो ट्रेडिशनल इरिगेशन का मेथड है, इसमें क्या होता है, जो पानी होता है वो लेक में हो, वेल कुएँ में हो या कैनल में हो, तो वो अलग अलग तरह से वहाँ से निकाल कर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से अपने खेतों में डाला जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। इन मेथडों में जानवरों को और ह्यूमन लेबर का यूज किया जाता है। सो दीज मेथड्स आर चीफर। तो ये मेथड क्या होते हैं, सस्ते होते हैं बट लेस इफ़िशियंट। इफ़िशियंट का मीनिंग होता है प्रभावशाली, लेकिन ये कम प्रभावशाली होते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। जो अलग अलग तरह के जो ट्रेडिशनल तरीके हैं पानी डालने के फसलों में इरिगेशन के सिंचाई के, वो नीचे हैं। मोट, अब पुली सिस्टम, ये खींचने वाला सिस्टम है। यहाँ पर मोट की पिक्चर दिखा रखी है। यहाँ पर अब देखो मोट है ये, यहाँ इधर एक एनिमल को इन्होंने यहाँ से कर रखा और ये रस्सी कर रखी। इस पोट को ये वेल में डालेंगे और जैसे ही ऊपर को खींचना होगा तो वेल या जो भी एनिमल्स है वो आगे को जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा और इस तरह से नाली में जाके ये पानी डालेंगे। दूसरा है चैन पंप, और चैन पंप की भी यहाँ पर पिक्चर दिखा रखी है। चैन पंप ये यहाँ पर इसमें चैन से इसको बकेट को इसमें ऐड कर रखा और यहाँ से पानी निकलते हुए जा रहा है। नेक्स्ट है धेकली। धेकली इस तरह से बना होता है। यहाँ पर एक पत्थर को इन्होंने टाइगर रखा है और यहाँ पर बकेट को, और इसको नीचे अगर धकेलते हैं उसके बाद इसको रिलीज कर देते हैं। आफ्टर दैट वो पानी की बकेट फुल होके आ जाती है बाहर और उस तरह से ये इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट है राहत, जो लेवर सिस्टम है, उसकी पिक्चर ये है। और यहाँ पर एक एनिमल, ये जानवर को यहाँ पर बुल को बांध रखा है। इस तरह से वो सर्कल में राउंड करता है और यहाँ से ये यहाँ पर बकेट को एडजस्ट कर रखे हैं और इस तरह से पानी निकाला जाता है। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। और कॉमनली किसका यूज किया जाता है, पानी को उठाने के लिए पम्प्स का यूज किया जाता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पम्प्स। और इन पंप को चलाने के लिए किससे चलते हैं ये पंप, डीजल से, बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से और सोलर सिस्टम से ये पंप से चलते हैं और इनसे इरिगेशन की जाती है।